हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं यूरोपीय चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र। हम देखते हैं अल्तामिरा की गुफा। क्या? अल्तामिरा की गुफा। ठीक है। अल्तामिरा गुफा कहाँ है? क्या? अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर है स्पेन में। ठीक। अब देखिए अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई? तो अल्तामिरा गुफा की खोज 1879 में हुई थी। ठीक। अब इस गुफा की खोज किसने किया है? तो इस गुफा की खोज मारिया सांतुओला ने किया था। ठीक। किसने? मारिया सांतुओला ने अल्तामिरा गुफा की खोज की थी। ठीक। अब मारिया सांतुओला कितने वर्ष की लड़की थी? तो हमारा आंसर है 12 वर्ष की लड़की थी। ठीक। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की लड़की थी। अब देखिए अल्तामिरा गुफा का विषय क्या था? तो उसमें जो चित्र बनाए गए थे तो वो है आखेट। क्या विषय था? आखेट। स्पेन गुफा किससे निर्मित की गई थी? तो स्पेन गुफा चूने वाले पत्थर से निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न, इस गुफा में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर है 25 चित्र प्राप्त हुए हैं, जो बहुरंग चित्र हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नियो गुफा। कौन सी? नियो गुफा। नियो गुफा कहाँ है? हमारा जो पहला प्रश्न है नियो गुफा कहाँ है? तो हमारा आंसर है वो है स्पेन में। कहाँ? स्पेन में। इस गुफा की खोज कब हुई? तो इसका हमारा आंसर है 1966 में हुई थी। कब? 1966 में हुई थी। ठीक। अब नियो गुफा के अंत में क्या बनी है? तो नियो गुफा के अंत में सुंदर झील बनी हुई है। क्या? सुंदर झील बनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस गुफा के कक्ष लाल तथा पीले संगमरमर से बने हैं? हमारा आंसर है नियो गुफा। नियो गुफा जो है लाल तथा पीले संगमरमर से बनी हुई है, इसके जो कक्ष हैं। ठीक है। अब देखते हैं लास्को गुफा। ठीक। लास्को गुफा कहाँ है? हमारा आंसर है फ्रांस में है। कहाँ? फ्रांस में लास्को गुफा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, लास्को गुफा की खोज कब हुई? हमारा आंसर 1940 ईस्वी में लास्को गुफा की खोज हुई थी। अब गरगास गुफा कहाँ है? हमारा आंसर फ्रांस में है। ठीक। अब देखिए गरगास गुफा से क्या प्राप्त हुए हैं? हमारा आंसर है हाथी के पंजों के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या? हाथी के पंजों के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र। क्या? फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? तो हमारा आंसर है फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं फ्रांको कैंटाब्रियन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न, इस गुफा में चित्र कहाँ चित्रित थे? क्या? इस गुफा में चित्र कहाँ चित्रित थे? हमारा आंसर है दीवारों तथा छतों पर। कहाँ? दीवारों तथा छतों पर चित्रित थे। अब देखते हैं मिस्र की कला। पहला प्रश्न, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं? हमारा आंसर है नील नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, मिस्र की कला का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? क्या? मिस्र की कला का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर है चित्रित आकृतियों से। ठीक है। अब मिस्र की लिपि कैसी है? तो मिस्र की लिपि गूढ़ाक्षर है। कैसी? गूढ़ाक्षर है। अब देखिए सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है? हमारा आंसर है पिरामिडों का युग कहा जाता है। क्या? पिरामिडों का युग कहा जाता है।
मिस्र के क्या प्रसिद्ध हैं? तो मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध हैं। ठीक, पिरामिड का आकार कैसा है? तो वो है नुकीला। कैसा है? नुकीला आकार है। अगला प्रश्न, स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ बनी है? हमारा आंसर है मिस्र में बनी है। ठीक, अब स्फिंक्स की मूर्ति कैसे बनाई गई थी? तो वो है पाषाण को काटकर बनाई गई थी। कैसे? पाषाण को काटकर बनाई गई थी। अब देखते हैं इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो हमारा आंसर है 60 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक, अब मृतकों की पुस्तक या स्वर्गवासियों की पुस्तक कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हमारा आंसर है मिस्र से प्राप्त हुई है। ठीक, कहाँ से? मिस्र से प्राप्त हुई है। ठीक, अब हम देखते हैं यूनानी या ग्रीक कला। ठीक, यूनानी या ग्रीक कला। तो ग्रीक कला का आरंभ कब से माना जाता है? हमारा आंसर है ईसा से लगभग 800 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है, ग्रीक कला के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? हमारा आंसर है 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग जो हैं देख लेते हैं। होमर युग से पर्शियन युग तक, जिसका समय था 800 से 480 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब प्रारंभिक शास्त्रीय काल, जिसका समय था 480 से 400 ईसा पूर्व तक। अगला है महान शास्त्रीय काल, इसका समय है 400 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए ग्रेको रोमन या हेलेनिस्टिक काल जो था, इसका समय 300 से लेकर 50 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ग्रीक कला के विकास को 4 भागों में बांटा गया था। अब हम देखते हैं कि किस युग में चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला एक दूसरे से अभिन्न थी? हमारा आंसर है होमर युग के समय में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला एक दूसरे से भिन्न थी। ठीक है, अब होमर युग को और किस नाम से जानते हैं? हमारा आंसर है ज्यामिति युग के नाम से जानते हैं। अब देखिए तिरछी और बेड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों में आलेखन किस रंग से किया गया? क्या तिरछी और बेड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों में आलेखन किस रंग से किया गया? हमारा आंसर है काले रंग से किया गया था। ठीक है, किस रंग से? काले रंग से किया गया था। विशाल मंदिर, उत्कृष्ट मूर्तियां एवं आकर्षक चित्रकारी किस काल में की गई? तो प्रारंभिक शास्त्रीय काल में की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, कौन सा काल यूनानी कला में क्रांति युग माना जाता है? कौन सा काल यूनानी युग में क्रांति युग माना जाता है? तो हमारा आंसर है महान शास्त्रीय काल। क्या? महान शास्त्रीय काल। अब देखिए कि इस काल में कलाकारों ने कैसी आकृति का निर्माण किया? तो हमारा आंसर है इस काल में खड़ी हुई आकृति की स्थिर मुद्रा का, ठीक क्या, खड़ी हुई आकृति की स्थिर मुद्रा का निर्माण किया था। देखते हैं कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात का समय ग्रीक इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? क्या? अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात का समय ग्रीक इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर है हेलेनिस्टिक। क्या? हेलेनिस्टिक काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा युग महान वास्तुकला का युग नाम से जाना जाता है? क्या? कौन सा युग महान वास्तुकला का युग के नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर है हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए किस युग में कला का स्वरूप विघटित होने लगा था? हमारा आंसर है हेलेनिस्टिक युग में कला का स्वरूप विघटित होने लगा था। अब देखिए किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया गया? हमारा आंसर हेलेनिस्टिक युग में मूर्तियों का निर्माण
काफ़ी मात्रा में किया गया। अब हम देखते हैं कि रोमन कला, क्या रोमन कला, तो रोमन कला में चित्रकला की अपेक्षा कौन सी कला अधिक विकसित हुई? तो हमारा आंसर है क्या, वास्तुकला तथा मूर्तिकला अधिक मात्रा में विकसित हुई थी। अब देखिए रोमन काल में व्यक्ति चित्रण किस पर किया गया? तो लकड़ी के तख्तों पर व्यक्ति चित्रण किया गया था। अगला जो प्रश्न है, लकड़ी के तख्तों पर व्यक्ति चित्रण की किन रंगों से किया जाता था? क्या लकड़ी के तख्तों पर व्यक्ति चित्रण किन रंगों से किया जाता था? तो हमारा आंसर है मोम के रंगों से किया जाता था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, रोमन मोजाइक चित्रों का सर्वश्रेष्ठ अवशेष कौन सा है? क्या रोमन मोजाइक चित्रों का सर्वश्रेष्ठ अवशेष कौन सा है? हमारा आंसर है बैटल ऑफ ईसस। रोमन की कला में किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ है? हमारा आंसर है काव्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। किस युग में पोथी चित्रण कला काफ़ी प्रचलित रही? तो मध्य युग में पोथी कला चित्रण काफ़ी प्रचलित में रही। पोथी अलंकरण परंपरा कहाँ की है? हमारा आंसर है वो है मिस्र की। कहाँ की? मिस्र की। ठीक है। अब देखिए बुक ऑफ द डेड, क्या बुक ऑफ द डेड नामक कुंडली कहाँ चित्रित की गई थी? हमारा आंसर है मिस्र में चित्रित की गई थी। साथ ही देखते हैं कोडेक्स नामक पुस्तक कहाँ चित्रित की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है रोम। कहाँ चित्रित की गई थी? रोम में चित्रित की गई थी। रोम के प्रसिद्ध साहित्यकार वर्जिल की रचना कौन सी थी? तो हमारा आंसर है द गार्डेनर इंस्ट्रक्ट्स हिज सर्वेंट्स। ये रोम की पहली पोथी थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है बाइजेंटाइन कला से, क्या बाइजेंटाइन कला से संबंधित चित्र कला के जन्म का क्या कारण था? तो हमारा आंसर है संचार। बाइजेंटाइन कला क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है मणिकुट्टम पद्धति के लिए। क्या मणिकुट्टम पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अब हम देखते हैं कि मणिकुट्टम क्या है। तो हमारा आंसर है मणिकुट्टम, ये कला छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों से मिलकर बनाई जाती है। इसमें टुकड़ों को चिपकाया जाता है, मणिकुट्टम कहलाता है। ठीक। अब मोज़ेक क्या है? मोज़ेक टाइल्स है। क्या है? टाइल्स है। मोज़ेक का प्रयोग किस कला में हुआ? हमारा आंसर है बाइजेंटाइन की कला में मोज़ेक का प्रयोग हुआ था। अब देखिए बाइजेंटाइन कला को और क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर है मसीही कला। क्या कहते हैं? मसीही कला कहते हैं। प्रारंभिक मसीही कला के चित्र कहाँ बने हैं? तो इसका जो आंसर है गुफा के अंदर समाधियों में बने हैं। कहाँ? गुफा के अंदर समाधियों में बने हैं। ठीक है। अब देखिए मसीही कला किस रूप में बनी है? तो हमारा आंसर है वो प्रतीकात्मक रूप में बनी है। बाइजेंटाइन कला के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमारा आंसर है कांस्टेनेपुल की गुफाओं से। क्या? कांस्टेनेपुल की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब हम साथ देखते हैं कांस्टेनेपुल की गुफाएं कहाँ हैं? तो हमारा आंसर है रोम में हैं। ठीक है। अब साथ देखिए किस राजा के अंतर्गत बाइजेंटाइन कला की शुरुआत हुई? तो हमारा आंसर है कांस्टेंटाइन राजा के अंतर्गत। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण काल कब हुआ? तो हमारा आंसर है 6वीं से 7वीं शताब्दी में
अर्थात इस समय कांस्टेंटाइन राजा थे। कांस्टेंटाइन राजा के समय 6वीं 7वीं शताब्दी में प्रथम स्वर्णकाल हुआ। ठीक है, अब देखिए कि बाइजेंटाइन कला का दूसरा स्वर्णकाल कब हुआ, तो 12वीं से 13वीं शताब्दी में जस्टिनियन राजा के समय हुआ था। ठीक है, बीच के समय में क्या, बीच के समय में कौन राजा आ गए थे, बीच के समय में कौन राजा आ गए थे, तो हमारा आंसर है लियो राजा आ गए थे। कौन, लियो राजा आ गए थे। ठीक, राजा लियो के समय को कौन सा काल कहा जाता है, हमारा आंसर है मूर्ति भंजक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक काल कहा जाता है। अब मूर्ति भंजक का समय क्या है, तो वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ठीक है, अब देखिए बाइजेंटाइन कला का अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो हमारा आंसर है एल ग्रेको था। कौन था, एल ग्रेको था। ठीक, किस कला का स्वर्णकाल 2 बार हुआ था, तो हमारा आंसर बाइजेंटाइन कला। ठीक, इसका जो स्वर्णकाल है वो 2 बार हुआ था। अब हम देखते हैं कि बाइजेंटाइन कला मुख्य रूप से किन देशों में केंद्रित रही, तो हमारा आंसर है फ्रांस, इटली, रोम अर्थात ईसा देशों में बारोक कला। ठीक है, ईसा देशों में। अब हम देखते हैं बारोक कला, कौन सी कला, बारोक कला देखते हैं। बारोक कला क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो बारोक कला क्या है, तो इसका जो आंसर है हमारा, बारोक कला में रंगमंच की सजावट इस तरह से की जाती है कि उसकी लाइट केवल पात्रों पर पड़े, दर्शकों पर नहीं। पात्रों के चेहरे पर भी लाइट ना पड़े, इसी को नाटकीय चित्रण या प्रकाश के छुपे हुए चित्र कहते हैं। इसी का प्रदर्शन बारोक कला में किया गया है। इसी का प्रदर्शन बारोक कला में किया गया है। बारोक कला में रंगमंच की सजावट इस तरह से की जाती है कि उसकी लाइट केवल पात्रों पर पड़े, दर्शकों पर नहीं। पात्रों के चेहरे पर भी लाइट ना पड़े, इसी को नाटकीय चित्रण या प्रकाश के छुपे हुए चित्र कहते हैं। इसी का प्रदर्शन बारोक कला में किया गया है। अब देखिए कि बारोक कला के जन्मदाता कौन हैं, तो हमारा आंसर है माइकल एंजिल। कौन थे, माइकल एंजिल बारोक कला के जन्मदाता कहलाए। नाटकीय चित्रण के लिए कौन सी कला प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर है बारोक कला नाटकीय चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा फव्वारे के चित्र किस कला में हैं, तो फव्वारे के चित्र जो हैं बारोक कला में देखने को मिलते हैं। अब देखिए नाटकीय चित्रण के लिए कौन सी कला प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर है बारोक कला। कौन सी कला, बारोक कला। प्रकाश के छुपे हुए स्रोत किस कला की विशेषता है, हमारा आंसर है बारोक कला की। अब देखते हैं कि बारोक कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था। क्या बारोक कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, तो इसका जो आंसर है वो है पीटर पॉल रूबेंस। कौन है, पीटर पॉल रूबेंस है। अब देखिए अनावृत्ताओं अर्थात अप्सराओं का चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो इसका जो आंसर है वो है पीटर पॉल रूबेंस। अप्सराओं का चित्र बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक, देखिए अब झूमती, मंडराती, लहराती सर्वाधिक आकृतियाँ किसने बनाई, हमारा आंसर है पीटर पॉल रूबेंस ने सर्वाधिक आकृतियाँ बनाई थी। नाटकीय चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है, हमारा आंसर है रेमब्रांट। क्यों, कौन है, रेमब्रांट नाटकीय चित्रण बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न जो है गोथिक कला। क्या, गोथिक कला। अब देखिए गोथिक किस कार्य को शांत संगीत, रुका हुआ संगीत, जमा हुआ संगीत या फ्रोजेन म्यूजिक नाम दिया गया।
इसका जो आंसर है वो है स्टेन ग्लास की पेंटिंग। क्या है? स्टेन ग्लास की पेंटिंग। स्टेन ग्लास पेंटिंग किस पर बनती है? क्या स्टेन ग्लास पेंटिंग किस पर बनती है? तो हमारा आंसर है शीशे पर बनती है। गोथिक कला में चित्र किस पर चित्रित हैं? हमारा आंसर है रंगीन कांच की खिड़कियों पर। क्या? रंगीन कांच की खिड़कियों पर। शांत संगीत को फ्रोजन म्यूजिक नाम किसने दिया? तो हमारा आंसर है इटली के कवि दांते ने। किसने? इटली के कवि दांते ने। अब देखते हैं कि गोथिक के प्रथम चित्रकार कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो है जियोतो। ठीक। अब गोथिक के दूसरे चित्रकार कौन थे? तो गोथिक के दूसरे चित्रकार मास्टर ऑफ मोलिस थे। कौन थे? मास्टर ऑफ मोलिस थे। नुकीले मेहराब किस कला की देन है? तो गोथिक कला की देन थी। देखते हैं कि गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है। तो हमारा आंसर है इच कला। अब गोथिक कला की समाप्ति पर कौन सा काल शुरू होता है? क्या? गोथिक कला की समाप्ति पर कौन सा काल शुरू होता है? तो हमारा आंसर है इटली का पुनर्जागरण काल शुरू होता है। आइए अब हम देखते हैं इटली का पुनर्जागरण काल। ठीक। इटली का पुनर्जागरण काल कितने चरण में हुआ? हमारा आंसर 3 चरण में। कौन कौन से? प्रोटो रिनेसा, अर्ली रिनेसा और हाई रिनेसा। ये 3 चरण थे जिसमें इटली का पुनर्जागरण काल हुआ। ठीक है। आज हम देखते हैं कि प्रोटो रिनेसा। ठीक। प्रोटो रिनेसा में कितने चित्रकार हैं? तो हमारा आंसर है 2 चित्रकार थे। कौन कौन से? एक थे चुमाबुए और दूसरा थे जियोतो। क्या? जियोतो। अब साथ देखते हैं हम कि इटली की कला में सर्वप्रथम पुनर्जागरण का बिगुल किसने बजाया? तो इसका आंसर है चुमाबुए ने बजाया था। अब देखिए कि इटली की कला का पितामह किसे कहा जाता है। तो इटली की कला का पितामह जियोतो को कहा जाता है। ठीक। अर्ली रिनेसा में कितने चित्रकार थे? तो उसमें 4 चित्रकार थे। मैसाचियो, पाउलो उच्चेलो, साद्रो बोत्तिचेल्ली और चौथा है गिरलैंडियो। ठीक है। ये 4 चित्रकार थे अर्ली रिनेसा के। इटली की आधुनिक कला का पितामह किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर है मेसाचियो को माना जाता है। मेसाचियो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो वो है प्राइना चेरा अर्थात बसंत। ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाउलो उच्चेलो। क्या? पाउलो उच्चेलो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो हमारा आंसर है द फ्लड अर्थात बाढ़। अब है अगला प्रश्न साद्रो बोत्तिचेल्ली। क्या? साद्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो हमारा आंसर है बर्थ ऑफ वीनस यानी कि वीनस का जन्म। ठीक। मुझे गृहस्थी के जंजाल से दूर रखो। मुझे फ्लोरेंस नगर की सभी दीवारों को चित्रित करना है। किसने कहा? हमारा आंसर गिरलैंडियो ने कहा था। वीनस की मूर्ति किसने बनाई? इसका आंसर मिलो नामक मूर्तिकार ने बनाई थी। क्या? मिलो नामक मूर्तिकार ने बनाई थी। मिलो नामक मूर्तिकार
मूर्तिकार कहाँ का है? क्या मिलो नामक मूर्तिकार कहाँ का है? हमारा आंसर है इटली का है। ठीक, अब देखते हैं कि सौंदर्य की देवी किसे माना जाता है? तो वीनस को माना जाता है सौंदर्य की देवी। अर्ली रिनेसा के प्रसिद्ध वास्तुकार का क्या नाम है? तो हमारा आंसर है ब्रूनलेसी। क्या ब्रूनलेसी नाम है। अर्ली रिनेसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार का क्या नाम है? हमारा आंसर है डोनटेल्लो या दानटेल्लो, ऐसे इसी नाम है कि याद नहीं। अब देखिए अर्ली रिनेसा के प्रसिद्ध चित्रकार का क्या नाम है? तो उसका नाम है मेसाचियो। ये तीनों इटली की कला के कौन थे? तो भाग्य विधाता थे। कौन थे? भाग्य विधाता थे। हाई रिनेसा के बारे में देखते हैं। हाई रिनेसा के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजल तथा राफेल, ये तीन प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, ये तीनों कहाँ के कलाकार माने जाते हैं? तो हमारा आंसर है फ्लोरेंस के कलाकार माने जाते हैं। ठीक, कहाँ के? फ्लोरेंस के कलाकार माने जाते हैं। अब देखिए कौन सा चित्रकार जो कवि, लेखक तथा इंजीनियर भी था? तो उसका आंसर है लियोनार्दो दा विंची, कवि, लेखक, इंजीनियर भी थे। ठीक है, अब देखिए कौन सा चित्रकार जो मूर्तिकार भी था? तो इसका आंसर है माइकल एंजिलो। माइकल एंजिल जो चित्रकार और मूर्तिकार भी थे। अब हम साथ ही देखते हैं कि हाई रिनेसा का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? तो हमारा आंसर है लियोनार्दो दा विंची। द लास्ट सपर इस चित्र क्या द लास्ट सपर चित्र इस समय कहाँ है? तो हमारा आंसर है मिलान के चर्च में है। कहाँ? मिलान के चर्च में द लास्ट सपर चित्र है। ठीक, अब देखते हैं कि ये चित्र किस पद्धति से बना है? तो हमारा आंसर फ्रेस्को पद्धति और बूनो रूप में बना है। ठीक, देखते हैं कि हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन किसने किया? तो हमारा आंसर लियोनार्दो दा विंची ने हवाई जहाज का रेखांकन सर्वप्रथम किया था। मोनालिसा का चित्र किस रंग के टोन में बना है? हमारा आंसर है लाल रंग के टोन में बना है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन कौन से हैं? क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर है मोनालिसा और डेविड का चित्र। क्या? मोनालिसा और डेविड का चित्र। अब देखिए कि माइकल एंजिल द्वारा बनाई गई डेविड की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो उसका आंसर है 13.50 फीट। ये मूर्ति किसकी बनी है? तो इसका आंसर संगमरमर की बनी है 1504 ईस्वी में। देखिए सिक्सटीन चैपल यानी कि गिरजाघर का विषय क्या था? तो सृष्टि का सृजन इसका मुख्य विषय था। अब देखते हैं कि सर्वाधिक गंदी वस्तुओं तथा स्थलों का चित्रण किसने किया? तो हमारा आंसर है ब्रोवन ने किया था। माइकल एंजिल द्वारा बनाई गई डेविड की मूर्ति इस समय कहाँ है? तो हमारा आंसर है फ्लोरेंस के गैलेरिया डेल अकादमी में। क्या? फ्लोरेंस के गैलेरिया डेल अकादमी में है। ठीक है, आइए आज देखते हैं हम रीतिवाद या मैनरिज्म। क्या? रीतिवाद या मैनरिज्म। ठीक है, अब देखिए रीतिवाद के जन्मदाता कौन है? तो रीतिवाद के जन्मदाता माइकल एंजिल थे। कौन थे? माइकल एंजिल थे। रीतिवाद या मैनरिज्म क्या है? तो हमारा आंसर है कला आंदोलन है। क्या है? कला आंदोलन है। अब रीतिवाद में किन चित्रों का विरोध किया गया है? तो ईसाई धर्म से संबंधित चित्रों का विरोध किया गया है। रीतिवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? तो रीतिवाद की मुख्य विशेषता इसमें एस आकार की घुमावदार आकृतियां बनती थीं। इसकी आकृतियों में सुंदरता और भयानकता साथ साथ होती थी। इसके चित्रों में नकलीपन था।
रीतिवाद के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? तो हमारा आंसर है ज्यूलियो रोमानो और जेकोयो पोंतोर्मो, रोस्सो और पार्मिजियानिनो। अब देखते हैं कि नवशास्त्रीयवाद या नवशास्त्रीयवाद 18वीं शताब्दी जो समय है इसका। अब देखते हैं कि नवशास्त्रीयवाद का जन्म कहाँ हुआ? तो हमारा आंसर है फ्रांस में हुआ था। नवशास्त्रीयवाद का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हमारा आंसर जाक दाविदिया डेविड थे। शास्त्रीय कला कौन सी है? तो पारंपरिक कला को शास्त्रीय कला के नाम से जाना जाता है। नवशास्त्रीयवाद का दूसरा चित्रकार कौन था? तो वो था अंग्र। जाक दाविद का शिष्य कौन था? अंग्र। अब अंग्र कैसा चित्रकार था? अंग्र एक श्रेष्ठ रेखा चित्रकार के रूप में जाना जाता था। अब देखिए स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद। क्या? स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद, ठीक। इसका जो समय है 18वीं शताब्दी माना जाता है। अब रोमांसवाद के प्रणेता कौन है? तो हमारा आंसर है ओजोन देलाक्रा। कौन थे? ओजोन देलाक्रा थे रोमांसवाद के प्रणेता। अब रोमांसवाद का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो हमारा आंसर है तेओदोर जेरिको। कौन थे? तेओदोर जेरिको। कौन सा चित्रकार जो अपने घरों में लाश रखता था? तो तेओदोर जेरिको अपने घर पे लाश रखता था। जेरिको लाश का क्या करता था? तो जेरिको जो लाश को चीर फाड़ देता था और उसकी हड्डियों के जोड़ का अध्ययन करता था। क्या करता था? लाश को चीर फाड़ देता था और उसकी हड्डियों के जोड़ का अध्ययन करता था, ठीक। ओजोन देलाक्रा को क्या ख्याति? क्या? ओजोन देलाक्रा को ख्याति किस चित्र में मिली? तो यमलोक में दांते व वर्जिल से मिली थी। अब देखिए कि प्रभाववाद का पूर्वज किसे माना जाता है? तो प्रभाववाद का पूर्वज ओजोन और देलाक्रा को माना जाता है, ठीक है। कहाँ के चित्रकारों ने सर्वप्रथम प्राकृतिक चित्र या दृश्य बनाए थे? तो हमारा आंसर है बारबीजा के चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्य बनाए थे। बारबीजा के चित्रकार कौन कौन थे? तो हमारा आंसर है बाबा किरो और जॉन मिले, ठीक। बारबीजा कहाँ है? तो वो है पेरिस में है। बारबीजा क्या है? तो कला गांव था। क्या था? कला गांव था। अब देखिए बारबीजा का कौन सा चित्रकार था जिसने कभी बाहर जाकर चित्र नहीं बनाया? तो उसका आंसर है मिले। मिले कैसे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो हमारा आंसर है ग्रामीण दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बारबीजा के चित्रकारों का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था? तो हमारा आंसर है प्राकृतिक व ग्रामीण दृश्यों का निरीक्षण कर उसका यथार्थ रूप में चित्रण करना, ठीक। अब देखिए ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार कौन कौन थे? तो हमारा आंसर है कांस्टेबल, बिल और टर्नर। देखिए रोमांसवाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति में कितनी कलाधाराएं विकसित हुई? तो हमारा आंसर 2। कौन कौन सी? प्रकृति आश्रित और दृष्टि आश्रित है, ठीक। प्रकृति आश्रित कला का विकास किसने किया? तो कांस्टेबल ने किया था। देखिए बादलों के दृश्य या आकाशीय प्रभाव का चित्रण किसने किया? तो हमारा आंसर है कांस्टेबल ने किया था। अब दृष्टि आश्रित कला का विकास किसने किया? तो हमारा आंसर टर्नर ने किया था। समुद्र के किनारे के दृश्य बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो हमारा आंसर है टर्नर। कौन था? टर्नर। साथियों आज इतने ही प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले दिन। ओके, थैंक्स।